नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वह है, भारत में मुख्य धारा के पर्यावरण संरक्षण समूहों के लिए क्या चुनौतियां हैं? उदाहरण देते हुए समझाइए। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू द मेन स्ट्रीम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ग्रुप्स इन इंडिया? एक्सप्लेन विद गिविंग एग्जाम्पल्स। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम इसका परिचय लिख लेते हैं। भारत में मुख्य धारा के पर्यावरण संरक्षण समूहों को कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये समूह जैसे कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSC), ग्रीन पीस इंडिया और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया नीति निर्माण, जागरूकता बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर संरक्षण के लिए काम करते हैं। हालांकि उनकी प्रभावशीलता अक्सर निम्नलिखित चुनौतियों के कारण सीमित हो जाती है। इसमें पॉइंट है, विकास बनाम पर्यावरण की बहस, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट डिबेट। भारत में तीव्र आर्थिक विकास और औद्योगिकरण का लक्ष्य अक्सर पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों के साथ टकराता है। सरकार और उद्योगपतियों के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जैसे बांध, राजमार्ग, हवाई अड्डे अक्सर पारिस्थितिकी तंत्रों को नुकसान पहुंचाती है। पर्यावरण समूहों को अक्सर विकास विरोधी के रूप में देखा जाता है। उदाहरण, नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सरदार सरोवर बांध के खिलाफ विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसे विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस तरह की परियोजनाओं में अक्सर पर्यावरण समूहों को विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जिससे उनकी वैधता पर सवाल उठते हैं। अगला पॉइंट है, सरकारी समर्थन की कमी और राजनीतिक दबाव। कई बार सरकारें पर्यावरण समूहों की सिफारिशों को नज़रअंदाज कर देती है, खासकर जब वे आर्थिक हितों के खिलाफ होती हैं। कुछ मामलों में इन समूहों को फंडिंग और संचालन में भी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सरकारें अक्सर अपनी नीतियों को लागू करने के लिए विकास परियोजनाओं को तेज़ी से मंजूरी देती हैं। उदाहरण, हाल के वर्षों में भारत में कई पर्यावरणीय कानूनों को कमज़ोर किया गया है, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना में बदलाव। इन परिवर्तनों ने परियोजनाओं को मंजूरी देना आसान बना दिया है, जिससे पर्यावरण समूहों के लिए कानूनी रूप से उन्हें चुनौती देना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगला पॉइंट है, कॉरपोरेट और औद्योगिक लॉबिंग का प्रभाव। शक्तिशाली उद्योग और निगम अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। वे अक्सर पर्यावरण संरक्षण नियमों को कमज़ोर करने या उनके अनुपालन से बचने की कोशिश करते हैं। इससे पर्यावरण समूहों को ऐसे कॉरपोरेट हितों से सीधे टकराव करना पड़ता है, जिसके लिए उनके पास संसाधन कम होते हैं। उदाहरण, कोयला खनन और थर्मल पावर प्लांट अक्सर स्थानीय पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। जब पर्यावरण समूह इन गतिविधियों का विरोध करते हैं, तो उन्हें अक्सर शक्तिशाली कोयला और ऊर्जा लॉबी के विरोध का सामना करना पड़ता है। अगला पॉइंट है, जनता की जागरूकता और प्राथमिकता में कमी। हालांकि शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अधिकांश आबादी के लिए दैनिक जीवन की समस्याएं जैसे कि गरीबी, रोजगार और भोजन अधिक महत्वपूर्ण हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण को एक विशाल मुद्दा माना जाता है, जिससे जमीनी स्तर पर व्यापक जन समर्थन जुटाना मुश्किल हो जाता है। अगला पॉइंट है, वित्त पोषण और संसाधनों की कमी। मुख्य धारा के पर्यावरण समूह अपने संचालन, अनुसंधान और कानूनी कार्यों के लिए दान और अनुदान पर निर्भर करते हैं। विदेशी फंडिंग पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण इन समूहों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना एक बड़ी चुनौती है। इससे उनके काम का दायरा सीमित हो जाता है। कानूनी और संस्थागत चुनौतियाँ। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कई कानून और नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अक्सर कमज़ोर होता है। नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई धीमी होती है और कानूनी प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी अपराधों के लिए दंड अक्सर बहुत कम होता है। अगला पॉइंट है, गलत सूचना और दुष्प्रचार का सामना।
इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में पर्यावरण समूहों को अक्सर गलत सूचना और दुष्प्रचार का सामना करना पड़ता है, जो उनके काम को बदनाम करने की कोशिश करता है। निहित स्वार्थ वाले समूह जानबूझकर पर्यावरण समूहों के प्रयासों को विकास विरोधी या राष्ट्र विरोधी के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय और स्थानीय संदर्भों की जटिलता। भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश है। एक क्षेत्र की पर्यावरणीय समस्या दूसरे क्षेत्र से अलग हो सकती है। एक समूह के लिए सभी क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं को समझना और उनके समाधान के लिए काम करना एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का निष्कर्ष लिख लेते हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद भारत में पर्यावरण समूह लगातार काम कर रहे हैं। वे जागरूकता बढ़ाने, नीतिगत बदलावों की वकालत करने और कानूनी रूप से पर्यावरणीय उल्लंघनकर्ताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रयासरत है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। भारत में मुख्यधारा के पर्यावरण संरक्षण समूहों के लिए चुनौतियां क्या है, उदाहरण देते हुए समझाइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।